हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने रोलिंग फ्रैक्शन छोड़ दिया था क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगा कि इसे बाद में लिया जा सकता है, ये बहुत छोटा सा है। तो रोलिंग फ्रैक्शन का मतलब है, आप इसे देखिए ध्यान से, आपके पास कोई बॉल है और वो ऐसे मूव करती है। अब इसका याद रखना कि ये कैसे मूव हुई है, अदरवाइज मैं फिर बाद में भी बताऊँगा कि ये क्या मैंने किया है। तो रोलिंग फ्रैक्शन, अगर कोई गोलाकार चीज़ जैसे स्पेयर हो, इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो आइदर इट इज़ ए रिंग और स्पेयर, तो एक गोल वस्तु यानी कि एक रिंग और स्पेयर जैसी वस्तु ज़मीन पर लुढ़कते हुए भी कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। ये आपने देखा होगा, अगर मैं इसे लुढ़काऊँ तो ये आगे चल के रुक जाएगा कहीं ना कहीं। क्यों? इसका प्रभाव यह है होता है, इट मीन्स जो ज़मीन का जो सरफेस है, दैट इज़ दिस सरफेस, जहाँ पर ये सेब मैंने अभी लुढ़काया था, तो इसका प्रभाव यह है कि ज़मीन के सरफेस के समानांतर, दैट इज़ पैरेलल, ज़मीन के सरफेस के पैरेलल जो एक कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट है, इसके नीचे ज़मीन के समानांतर पैरेलल जो एक कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, वो बॉडी पर लगे फोर्स को अपोज करता है। इस बॉडी पर लगे फोर्स को अपोज करता है, यानी कि ये पहले वाला फ्रिक्शन नहीं है, ये अभी इस टाइप का है। हालांकि इसमें फ्रिक्शन बहुत कम है, लेकिन फिर देन ऑल्सो ये जो है अपोज करता है, ये थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन तो इसमें है लेकिन काफ़ी कम है पहले के मुकाबले। इसी को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जैसे हमने किसी गेंद को या स्पेयर को यहाँ से लुढ़काया, वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। और क्योंकि ये पहले वाला फ्रिक्शन नहीं है जो हमने पहले पढ़े हैं, इसमें फ्रिक्शन है लेकिन काफ़ी कम है। इस टाइप के रोलिंग जो कोई आइटम होता है रोल करके और वो थोड़ी दूर बाद रुक जाता है, स्पेरिकल आइटम, तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी फ्रिक्शन की वजह से रुका है। यह स्टैटिक व स्लाइडिंग फ्रिक्शन से करीब 2 या 3 गुना कम होता है, यानी कि इसका असर काफ़ी कम होता है। जैसे मशीन और मोटर आदि में रोलिंग फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसीलिए लुब्रिकेंट या बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं। आपने मशीनों में देखा होगा या अपनी स्कूटी वगैरह में देखा होगा, सर्विसिंग कराते टाइम आप उसमें वो करवाते हैं, ऑयल डलवाते हैं, या आपने वो छोटी गाड़ी देखे होंगे उसमें बॉल बियरिंग देखे होंगे। ऐसे ही मशीनों में बॉल बियरिंग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आदि में जो रोलिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए काम में आता है। दैट्स वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ नॉट डिज़ायरेबल हियर। तो रोलिंग फ्रिक्शन ऐसी जगह पर वो डिज़ायरेबल नहीं है, बट इट इज़ डिज़ायरेबल इन सम अदर कंडीशंस। ये इस कंडीशन में तो डिज़ायरेबल था नहीं, लेकिन दूसरी कंडीशंस में डिज़ायरेबल था। बताओ कौन कौन सी हैं? वो कंडीशन थी जैसे कि हम बस में खड़े थे, उस टाइम पे अगर पैरों के बीच में और इसमें बस के फर्श के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम जो पीछे जाकर टकरा जाएंगे। ऐसे ही जब कार चलती है, अगर टायर और सड़क के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो तो कार चलेगी ही नहीं। इसका मतलब कहीं पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं पर फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये रहता है। सो कार किस लिए मूव की? ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। तो ये था रोलिंग फ्रिक्शन। इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 5.10 दैट इज़ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा इसे एडवांस में देखेंगे कि ये है क्या। तो 4.11 जहाँ पर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पढ़ा था, उसमें हमने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC पढ़ा था। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन AC पढ़ा था, जो कि जिसकी वैल्यू थी v²/r। ये याद रखना, ये काम आएंगे अभी। तो इसको ध्यान में रखते हुए एज पर न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ
सेकंड लॉ कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। वह सर्कुलर पाथ के लिए इसकी जगह हम एफ सी रख देते हैं और इसकी जगह ए सी रख देते हैं, और एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। ये सर्कुलर पाथ के लिए हो गया। इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, इसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये हमें पता है। और एक ए सी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। सो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी कैन राइट एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या है, रेडियस है सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर पाथ की ये रेडियस है। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। इन दोनों ही केस में एफ सी भी, सेंट्रीपेटल फोर्स भी और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दोनों ही सेंटर की ओर, यहाँ की ओर ये डायरेक्टेड रहते हैं, यानी कि इनकी दिशा हमेशा सेंटर की ओर रहते हैं। और ये जब हमने उसमें 4.11 में पढ़ा था, उसमें हमने एक रस्सी बांधी थी पत्थर में, या हो सकता है इस चैप्टर में भी हमने शायद पढ़ा था कि एक पत्थर में यदि रस्सी बांधते और उसे घुमाते हैं तो उसमें रस्सी पर टेंशन आता है। इसी प्रकार प्लेनेट का सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है वो सूर्य के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से लगता है। अब इसके हम दो केस लेते हैं, दो केस, इसे और अच्छी तरह समझने के लिए। एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार है मूविंग ऑन फ्लैट रोड यानी कि समतल रोड पर ये जा रही है, ये समतल रोड पर जा रही है। समतल रोड आपने देखा ही है, मोस्टली हमारी जो ऑल ओवर इंडिया में है वो सारी की सारी समतल ही हैं। और ये जो बैंक्ड हैं, जो झुकी हुई रोड है, उसे हम अगले केस में देखेंगे। तो केस ए ये है। अच्छा, ये बोलता है ऐसे ही एक कार सर्कुलर फ्लैट रोड पर मतलब जा रही है, तो उस पर तीन फोर्स काम करेंगे। एक ये कार है, ये एक कार है, ये जा रही है, तो एक तो इसका वज़न है ज़मीन की ओर लगेगा, दैट इज़ एम जी, और ऊपर की ओर रिएक्शन होगा, मान लो एन, नॉर्मल टू दिस सरफेस। और एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर गाड़ी आगे की ओर आ रही है, आगे की ओर, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा। अगर ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लगेगा। तो मैं इसे ऐसे दिखाई देता हूँ क्योंकि कागज़ पे दिखाया नहीं जा सकता, तो इसे फ्रिक्शन फोर्स मान लो। तो इसमें कौन कौन से हो गए, नंबर 1 कौन कौन से फोर्स हैं इसमें, थ्री फोर्सेस काम करते हैं। नंबर 1 वेट ऑफ कार दैट इज़ एम जी। नंबर 2 है नॉर्मल रिएक्शन जो कि ये 90 डिग्री पर जो हो जाए वो है एन। और एक है फ्रिक्शनल फोर्स। तीन हो गए, 3 फोर्स इस पर काम कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एफ, ठीक है। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो हमारा एफ सी है इज़ प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वो हमें फ्रिक्शन फोर्स से मिलता है, और हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स से मिलता है। और हियर अगर इस केस में हम बोलेंगे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ कार, अपोजेस इम्पेंडिंग, ये याद रखना, ये शब्द थोड़ा अटपटा है, मोशन ऑफ कार, इम्पेंडिंग मोशन ऑफ कार, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करता है इम्पेंडिंग मोशन ऑफ कार मूविंग अवे फ्रॉम सर्किल। जैसे ही कार सर्किल से दूर जाती है, सर्किल के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, जैसे ही जैसे इस तरीके से जाती है, तो इसका ये अपोज करता है। सो हमारे पास क्या क्या है, वी नो फ्रॉम चैप्टर 4 एफ शुड बी लेस और इक्वल टू म्यू एस एन। एन है हमारा ये,
म्यू एस है कॉफिशिएंट, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है। एंड और हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर रेडियस है, ये इसकी गति है कार की, और एम जो इसका मास है। सो दैट्स वाई वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस और इक्वल टू म्यू एस एन। और वी कैन राइट वी, इसे इधर लाइए, इसे इधर लाइए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू म्यू एस एन आर अपॉन एम। ठीक है, लेकिन इसे और इसे देखिए, इस और इस कंडीशन से क्या है, इस और इस कंडीशन के अनुसार एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये माइनस ये, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस मच, और एन इज इक्वल टू एम जी। ये किस लिए हुआ है, बिकॉज वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारा 0 है, तो एन की जगह हम एम जी रख देंगे, यहाँ पर एन की जगह एम जी रख दीजिए, तो वी स्क्वायर विल बी लेस और इक्वल टू म्यू एस एम जी आर अपॉन एम, एम से एम कट जाएगा, तो सो वी स्क्वायर और चलो वी स्क्वायर इज लेस देन म्यू एस आर जी। ठीक है, ये तो है लेस और इक्वल टू। अगर ये इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। यानी कि फ्लैट रोड पर अगर कार जा रही है और सर्कुलर पाथ है, तो उस कंडीशन में कार की जो मैक्सिमम जो स्पीड है वो अधिकतम इतनी हो सकती है, यानी कि इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन है। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द कार। ये जो इक्वेशन है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द कार। केस बी लेते हैं। केस बी बोलता है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड का मतलब है थोड़ी झुकी हुई। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से लिए लेते हैं। ये रोड है, ये तिरछी है, मतलब झुकी हुई है, ये एंगल थीटा बना रही है हॉरिजेंटल से। ये आपकी कार है, तो इसमें नॉर्मल फोर्स ये हो गया, और इसका जो वेट है वो नीचे की ओर काम करेगा, एम जी फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि इसमें हम कागज़ पे दिखा नहीं सकते, ऐसे अगर जा रही है तो पीछे की ओर लगेगा, ऐसे आ रही है तो इधर की ओर लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब इसको हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो ये सीधा जाएगा, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलेंगे एन कॉस थीटा, और इसके भी दो एक इधर की ओर आएगा 90 डिग्री पर, वो होगा एन साइन थीटा। ऐसे ही इसके दो हिस्से कर लीजिए, एक इधर जाएगा एन साइन थीटा। ऐसे ही इसके दो हिस्से कर लीजिए, एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा हॉरिजेंटली। तो इसके भी दो हिस्से हो गए और इसके भी दो हिस्से हो गए। नहीं, एक ये इधर जाएगा, एक इधर आएगा। सॉरी, आई मेंट टू रीड। जो फ्रिक्शन फोर्स है एक इधर जाएगा, यानी कि दो हिस्से हो गए। ये हो गया एफ साइन थीटा और इधर की ओर हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, इसी को या दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसे हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये एन है, और इस पर दो फोर्स आएंगे, एफ
कॉस थीटा एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा। ये थोड़ा याद रखना, लिखने में थोड़ा कष्ट हो रहा है। और नीचे की ओर हो गया एम जी और दूसरा हो गया आपका एफ साइन थीटा, और ऊपर की ओर है एन कॉस थीटा। ये मेरे ख्याल से इस डायग्राम को हमने ऐसे बना लिया है, इसको बोलते हैं शेमेटिक डायग्राम। ये हमें आगे काम आएंगे कि शेमेटिक डायग्राम क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें आसानी रहती है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को उसे शेमेटिक डायग्राम में बदल लें तो हमारी प्रॉब्लम आसानी से सोल्व हो जाती है, इसलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर जो मोशन ऑन ए बैंक्ड रोड, जो तिरछी रोड है, उसमें भी हम यही सेम चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो इस कंडीशन में हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, बिकॉज एज हियर ऑल्सो देयर इज़ नो वर्टिकल एक्सेलरेशन, दैट्स वाई एन कॉस थीटा, ये आपका एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ये ऊपर की ओर है ये नीचे की ओर है, इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एंड सेंट्रीपेटल फोर्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, इज इक्वल टू हो गया एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ये हमारा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये है हमारा, ऊपर से देखें तो ये फोर्स जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, एफ सी लिख दो, इसकी जगह एफ सी लिख दो, एफ सी। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये हो गया, हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका ये हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है कि फोर्स शुड बी लेस और इक्वल टू म्यू एस एन, एन मतलब ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये हो गया। तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए वी टेक फॉर कैलकुलेशन ओनली, फॉर कैलकुलेशन लेट अस टेक, जिससे हम कैलकुलेट कर लें एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन, यानी कि ये अधिकतम चीज़ आ गई हमारे पास। सो देयर फोर एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस इस एफ की जगह इसे रख दीजिए, तो ये आ गया म्यू एस एन साइन थीटा। और इस एन इसे इधर ले आइए, एन को कॉमन लीजिए, एन कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा हमारा कॉस थीटा, यहाँ पर बचा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इधर बचा ये एम जी, और इसे नीचे की ओर ले जाओ। तो मैं लिख नहीं रहा, याद रखना कि हम इसे नीचे की ओर ले गए हैं। तो ये हम आगे इसका प्रयोग करेंगे। एंड दूसरे के लिए जो ये वाला है, ये इसके लिए हम लिख देंगे एन साइन थीटा, इस एफ की जगह ये प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन इसमें फिर कॉमन आ गया है, तो ये जब कॉमन आ जाएगा तो ये और ये नीचे पहुंच जाएंगे। इसे लिख देता हूँ, एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ये हो गया। ये तो एन की वैल्यू आ गई। अब हमें जो है एक्चुअली हमें पहुंचना है v निकालने की, हम चक्कर में हैं, तो इसकी तो शायद कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि हमें ये करना था कि v के लिए m को नीचे लाना था और r को इधर लाना था, जो मेरा आइडिया है। चलो इसे अभी मैं थोड़ा कैंसिल किए देता हूँ। हमें निकालना है जो, अगर ये हमने इक्वल किया है इसका मतलब ये मैक्सिमम है। सो इसकी जगह हम लिख देंगे एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी
साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये कहाँ से आया है? ये आप इधर देखिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये रख लिया। इसके इक्वल है ये, इसके इक्वल है, देखो साइन थीटा ये रहा, म्यू एस कॉस थीटा ये रहा, एन हमने बाहर निकाल लिया ये वाला एन, और एन की वैल्यू हमने ये रख दी है, ये इसकी वैल्यू एन की क्या है? एम जी अपॉन ये नीचे पहुंच जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एन की वैल्यू एम जी अपॉन ये आएगी। यहाँ पर हमने इसमें से एन कॉमन ले लिया है, हमारे पास ये बचा है, ये बचा है, और एन की वैल्यू की जगह हमने एम जी अपॉन ये रख दिया है, एम जी अपॉन ये रख दिया है। तो दैट्स वाई वी मैक्सिमम इस केस में वी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, एम से तो एम कट जाएगा, विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये आर इधर आ जाएगा, ये जी है ही, और ये आपका यहाँ पर आ गया, अपॉन ये आपका पोर्शन यहाँ पर आ गया। मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो या लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये आ गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, अब इसमें हम कुछ कंडीशन रख देते हैं। ऊपर आइए, इफ़ म्यू एस इज इक्वल टू जी, तो अगर हमारा म्यू एस अगर ज़ीरो है, उस कंडीशन में ये अगर हम यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पर और यहाँ पर रख दें, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है। नाउ फॉर या इफ़ v अगर छोटा है v जीरो से, इट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपवर्ड एंड कार कैन बी पार्क्ड सेफली। इसका मीनिंग ये है, कार कैन बी सेफ्ड ओनली इफ़, अगर ये छोटा है, पहली कंडीशन दिस इज लेस देन v जीरो, देन कार कैन बी सेफली पार्क्ड only if tan theta is less or equal to mu s is equal to mu s। चलो अब एक ये यहीं तक था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लिए लेते हैं 5.10, इसे मैं पढ़ देता हूँ कि है क्या। ये एग्जाम्पल बोलता है कि ए साइकिलिस्ट, मैं थोड़ा इसे बस मैं अपनी किताब को आप चेक कर सकते हैं क्योंकि लिखना काफ़ी देर लग जाएगी। ए साइकिलिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड, लेवल मतलब फ्लैट रोड, टेक्स ए शार्प सर्कुलर टर्न ऑन रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 0.1। विल द साइकिलिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न। क्या साइकिल वाला इन कंडीशंस में फिसल जाएगा, तो वो हमें तय करना है। तो अगर चलो इसके लिए हमारे पास है गिवन, हमारे पास है क्या क्या गिवन, v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, या इसे हम 5.18 कर दें तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड की गति से वो चल रहा है, और v स्क्वायर जो हमारे पास है वो है 25, यानी कि 5 था तो उसे स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एंड म्यू एस हमें दे रखा है 0.1 दे रखा है।
तो हमारे इसके लिए वी हैव फार्मूला वी स्क्वायर मस्ट बी लेस और इक्वल टू म्यू एस आर जी। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है तो साइकिल वाला नहीं गिरेगा, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो गिर जाएगा। ठीक है, तो हम इसके आधार पर लिख सकते हैं म्यू एस आर जी इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या है, ये रेडियस है, आर इज इक्वल टू 3 मीटर्स, ये रेडियस है, एंड जी की वैल्यू है 9.8। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.94 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि ये स्क्वायर में है। स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी इनकी वैल्यू रखी तो ये आ गया। तो हमें क्या मिला इस कंडीशन में कि वी स्क्वायर जो है, वी स्क्वायर ये वाली वी इज़ ग्रेटर देन ये वाली वी इज़ ग्रेटर देन म्यू एस आर जी। अगर ये कंडीशन है, क्योंकि साइकिल यहाँ पे 25 दिखा रहा है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन ये है 2.94, इसका मतलब साइकिल वाला फिसल जाएगा। 5.11 लेते हैं, ये बोलता है, इसे मैं पढ़ देता हूँ, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। A circular race track of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree, 15 झुकाव जो 15 डिग्री का। If the mu s is 0.2, what is the optimum speed of race car to avoid wear and tear on the tire? मतलब टायर घिसे नहीं, वो हमें ऑप्टिमम स्पीड निकालनी है। एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिप, और वो अधिकतम स्पीड निकालनी है जिससे कि वो कार जो फिसले नहीं। तो इसके लिए सीधा सीधा है हमारे पास फार्मूला, तो ये है वी हैव वी स्क्वायर, ये वाले फार्मूले काम आएंगे केस बी वाले। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो हमारे पास आर है 300 मीटर, थीटा है 15 डिग्री, जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड म्यू एस हम 0.2 है। सो इसके आधार पर हम वी स्क्वायर आर की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू 300, फिर आपका जी की वैल्यू रखिए 9.8, और ये हमारे पास है स्टैंडर्ड 10 15। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट V0 इज इक्वल टू 28.1 मीटर पर सेकंड, ये हमें मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो हो गया। ये दूसरे केस में क्या है, मैक्सिमम स्पीड के लिए, वी मैक्सिमम के लिए हमारे पास फार्मूला ये वाला है, वी मैक्सिमम ये वाला। इसके लिए ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये कहाँ से आया है? अगर आप कॉस को इधर ले आएंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा, इस कॉस को इधर लाएंगे टेन थीटा बन जाएगा, और जो नीचे जो कॉस कॉमन आया है वो कट जाएंगे। नहीं, ये इस कॉस को यहाँ पर कॉमन लो, इस कॉस को यहाँ पर कॉमन लो, तो ये नीचे पहुँच जाएगा, ये नीचे पहुँच जाएगा, ये कॉस और ये कॉस कट जाएंगे, तो वो वहाँ से ये फार्मूला आया है। तो अगर आप इसमें वैल्यू रख देंगे सब सारी चीज़ों का, 300 मल्टीप्लाई बाई 9.8, 0.2 प्लस 10 15 अपॉन 1 माइनस 0.2 10 15, यूज योर कैलकुलेटर, यू विल फाइंड मैक्सिमम स्पीड विल बी 38.1 मीटर पर सेकंड। यानी कि कार अगर न फिसले, कार की स्पीड 38.1 से कम होनी चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली तो इससे काफ़ी कम चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कार पे छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, उससे भी फिसल जाते हैं। तो हमेशा ये याद रहें, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।